इस कहानी की शुरुआत होती है जब ऐश की आंखें खुलती है क्योंकि ऐश को कोई जगा रहा होता है। ऐश, ऐश उठो, हमें तुम्हारी जरूरत है ऐश, जल्दी उठो। जिसके बाद ऐश की आंखें खुलती है और ऐश रियलाइज करता है कि वो सब एक सपना था। उसका वर्ल्ड चैंपियन बनना, उसका एक सपना पोकेमॉन मास्टर बनना, वो सच में एक सपना था। इन रियलिटी वो होता है एक टाइम चेम्बर के अंदर, एक प्रिजन रेल्म, जहाँ पे अब ऐश और पिकाचू एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। जहाँ पे वो लड़का बोलता है, ऐश उठो, मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने आया हूँ, जल्दी जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐश बोलता है, क्या, कहाँ निकलना होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जिसके बाद ऐश को पता चलता है कि वो एक टाइम चेम्बर के अंदर है और जिसने ये सब किया है उसे कहा जाता है द डीमन लॉर्ड। और अब ये वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। दो कैटेगरीज के अंदर इस वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर एक तरफ रहते हैं मॉर्टल्स और एक तरफ रहते हैं इमॉर्टल्स। लेकिन ऐश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लड़का कहना क्या चाहता है। जिसके बाद वो ऐश को बताता है, ऐश तुम धीरे धीरे अपनी सारी मेमोरीज खो रहे हो, बिकॉज यहाँ पे जो मायाज़मा है इस टाइम चेम्बर के अंदर, इस वजह से तुम्हारी सारी मेमोरीज लूज कर रहे हो। और इस प्रिजन के अंदर, इस डिमेंशन के अंदर तुम्हें 100 साल बीत चुके हैं। ऐश कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो राइट, मैं 100 साल से सोया हुआ हूँ। जिसके बाद वो लड़का बोलता है, हाँ ऐश, तुम्हें लगेगा कि ये एक पल था, एक सेकंड था जो तुम सोए थे, लेकिन इन रियलिटी आउटर वर्ल्ड के अंदर 1 सेंचुरी बीत चुकी है। तुम हमेशा से सोए हुए हो और तुम्हारे लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं बीता है, लेकिन बाहर की दुनिया के अंदर 1 सेंचुरी 100 साल बीत चुके हैं। ऐश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और जिसके बाद वो लड़का रिवील करता है अपना नाम। वो बोलता है, ऐश मेरा नाम रॉय है और मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने आया हूँ। तुम हो द बॉय हु वॉज प्रॉमिस्ड एंड आई एम द बॉय ऑफ डेस्टिनी। हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बचाएंगे और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ऐश केचम, द वर्ल्ड चैंपियन। और अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि इस कहानी के अंदर तुम्हारा रोल मुझसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। तो ऐश, क्या तुम तैयार हो? ऐश बोलता है, क्या, पर आखिर हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम हो कौन, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और पिकाचू क्यों नहीं उठ रहा। जिसके बाद रॉय बोलता है, ऐश मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगा, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे सारे पोकेमॉन को सील कर दिया गया है हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर के अंदर, जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, जो कि पाल्डिया रीजन के अंदर है। ऐश कहता है, क्या, आखिर इसका मतलब क्या है। ऐश को वो समझाता है कि 1 मिलियन माइल्स की दूरी पर पाल्डिया रीजन आता है और पाल्डिया रीजन के अंदर ऐश के सभी पोकेमॉन को सील कर दिया गया है बाय द डीमन लॉर्ड। ऐश पूछता है, डीमन लॉर्ड, आखिर ये कौन है। जिसके बाद रॉय बोलता है, तुम अभी कुछ नहीं जानते ऐश, तुम्हें मैं सब बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का तुम्हें आंसर दूंगा, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद रॉय को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है द टाइम चेम्बर को। और जिसके बाद ऐश और रॉय वहां से एस्केप कर जाते हैं, बट उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तभी डीमन लॉर्ड के सारे सोल्जर पोकेमॉन अटैक कर देते हैं रॉय और ऐश के ऊपर। लेकिन तभी रॉय यूज करता है अपने अल्टीमेट लेजेंडरी पोकेमॉन का, जिसका नाम होता है रेक्वाजा। और जिसके बाद उसकी ताकत से वो हर एक पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। और जिसके बाद ऐश चढ़ता है रेक्वाजा के ऊपर और रॉय ऐश को लेकर पहुंच जाता है कैंटो द पैलेट टाउन के अंदर। पैलेट टाउन को देखकर ऐश बोलता है, ये तो मेरा घर है, तुम मुझे मेरे घर लेकर आए हो। तुमने तो कहा था कि तुम 1 मिलियन माइल्स अवे पाल्डिया रीजन है, तुम मुझे वहां लेकर जाओगे। रॉय बोलता, हाँ ऐश, मैं तुम्हें वहीं लेके जाने वाला था, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ और वो देखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐश जहाँ कैंटो रीजन पहुंच जाता है, उसके साथ वो रास्ते में कुछ ऐसी चीजें नोटिस करता है जो कि उसने सपने में भी नहीं सोची होती। पैलेट टाउन के अलावा जितने भी रीजन्स होते हैं, जितनी भी सिटीज होती हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, सब कुछ अनाइलेट हो चुकी थी। और ये सब किसने किया था? डीमन लॉर्ड ने। और अब पैलेट टाउन बन चुका है द बेस ऑफ द गार्डियंस। ऐश बोलता है, गार्डियंस, ये क्या चीज है? जिसके बाद रॉय उसे बताता है, गार्डियंस हमें कहा जाता है ऐश, हम है गार्डियंस, द टीम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट।
जो कि इस दुनिया को बचाएंगे डीमन लॉर्ड के टेरर से, और इसमें अब तुम हमारा साथ दोगे। जिसके बाद ऐश बोलता है क्या हमारा? तुम्हारे अलावा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। जिसके बाद ऐश को रॉय बोलता है ठीक है ऐश, अभी तुम्हारी मैं मुलाकात कराना चाहता हूँ तुम्हारे दोस्तों से। एंड जिसके बाद रॉय लेकर जाता है ऐश को द बेस टावर ऑफ द गार्डियंस, जो कि पैलेट टाउन के अंदर ही बनाया गया था प्रोफेसर ओ की लैब के अंदर, और जहाँ पे ऐश पहुँचता है और देखता है अपने सारे पुराने दोस्तों को। I mean लिटरली उसके सभी के सभी दोस्तों से वो मिलता है। ऐश के हर एक रीजन में जितने भी ऐश ने दोस्त बनाए हैं, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, सभी के सभी जिंदा हैं और सभी के सभी अब इमॉर्टल बन चुके हैं। हाँ, तुमने सही सुना, सभी के सभी इमॉर्टल इसलिए बन चुके हैं बिकॉज अभी के लिए वो हैं द गार्डियन रेल्म के अंदर, जो कि पैलेट टाउन को बना दिया गया है एज अ टावर ऑफ द गार्डियंस। अब सभी के सभी यहाँ पे इमॉर्टल्स हैं और बाकी सभी लोग जो मॉर्टल्स में आते हैं वो काम करते हैं अंडर डीमन लॉर्ड। डीमन लॉर्ड की एक टेरिटरी है जो कि काफी ज्यादा जाइगेंटिक है। पोकेमॉन वर्ल्ड के जितने भी रीजन्स हैं सभी के ऊपर डीमन लॉर्ड का कब्जा तो हो ही चुका है, लेकिन उन सभी रीजन्स को अनाइलेट करने के बाद डीमन लॉर्ड ने खुद की एक टेरिटरी बनाई और उस टेरिटरी के अंदर वो सभी मॉर्टल्स को अपने साथ ले गया, इंक्लूडिंग ऑल द पोकेमॉन्स, और अब वो उनके साथ रहता है, उनके ऊपर राज करता है और उनसे अपने काम करवाता है। लेकिन अब उसका अंत आ चुका है, अब तुम आ चुके हो और तुम्हारी हेल्प से हम डिस्ट्रॉय करेंगे डीमन लॉर्ड को। अब ऐश सबसे पहले सभी दोस्तों से सबसे मिलता है, सबसे ग्रीटिंग्स करता है, अपनी मॉम से मिलता है, प्रोफेसर ओक से मिलता है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है दोस्तों, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो ठीक है, मुझे भले ही कुछ भी पता ना हो लेकिन मैं तुम्हारा साथ पूरी तरीके से दूंगा। मैं हर चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, अभी मेरे लिए सब कुछ जानना पहले ज़रूरी है। तो रॉय, मुझे सब कुछ बताओ, हर एक चीज़ें विस्तार से। मैं सारी स्टोरी स्टार्टिंग से जानना चाहता हूँ। मैं क्या भूल गया हूँ, मुझे क्या याद नहीं है, और मेरी सभी दोस्त और फैमिली अब तक जवान कैसे हैं? उन्हें तो अब तक बूढ़ा हो जाना चाहिए था। वेल, उससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता था, बट उसकी ऐश बात नहीं कर रहा है। सेंचुरी बीत चुकी है। जिसके बाद हमें पता चलता है रॉय से कि ये चीज़ हुई है द पावर, द ग्रेस ऑफ अर्सियस। अर्सियस की जजमेंट की वजह से, जजमेंट की पावर की वजह से जो कोई इंसान ऐश से कनेक्टेड था, ऐश के साथ उसका एक अच्छा बॉन्ड था, ऐश और उसके अंदर थोड़ी सी भी दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, तो वो सारे लोग यहाँ पर हैं। और वो लोग भी हैं जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर थे इस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर। उन सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है बाय द पावर ऑफ अर्सियस। अर्सियस ने हम सभी को एक दिन अचानक से यहाँ पे टेलीपोर्ट कर लिया था, और जिसके बाद उसने एक्सप्लेन किया कि आखिर क्या चल रहा है। अर्सियस की पावर की वजह से हम सभी जवान हैं और अब तक इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जैसा कि तुम टाइम चेम्बर के अंदर थे, तुम्हारी लाइफ स्पेन भी सेम टू सेम है। भले ही तुमने 100 साल बिताए हों, लेकिन तुम्हारी एज, तुम्हारे लिए वो टाइम एक पल की तरह था, एक सेकंड की तरह था, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन हमने वो 100 साल जिए हैं एज एन इमॉर्टल, और हमने प्रैक्टिस किए कुछ ऐसी पावर्स जिनकी मदद से हम डीमन लॉर्ड को हराने में कामयाब होंगे। और जिसके बाद रॉय ऐश को सारी कहानी बताना शुरू करता है। लेकिन आखिर में हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड को, जो कि बोलता है अच्छा, तो ऐश कैचम भाग गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना ताकतवर होने के बावजूद भी भाग जाएगा। मैंने उसके साथ इतना सब किया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। वेल, ये भी मेरी ही गलती है, पर कोई बात नहीं। जब मैं उससे दोबारा मिलूंगा, हमारी मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि ऐश कैचम, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों से लिखा है। रॉय ऐश को बताता है कि ऐश जब वर्ल्ड चैंपियन बन गया था लियोन को हराने के बाद, उसके बाद सब ठीक चल रहा था। ऐश अपने घर आ गया था, उसके बाद वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक दिन अचानक से पूरी दुनिया, पूरी अर्थ ब्लैक हो जाती है, पिच ब्लैक डार्क, जिस वजह से सभी लोग घबरा जाते हैं। एंड जिसके बाद हम देखते हैं द डीमन लॉर्ड को,
जो कि पोर्टल ओपन होता है और उसमें से डीमन लॉर्ड बाहर आता है। डीमन लॉर्ड तो बाहर आता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपनी आर्मी निकालता है, द डीमोनिक आर्मी, जिसके अंदर सभी पोकेमॉन्स काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो सभी एंट्री करते हैं डीमन रेल्म से सीधा अर्थ के ऊपर, और जिसके बाद डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। बट तभी ऐश वहां पे पहुंचता है और सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स जो कि इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे थे, टोबायस, लियोन, अलान और भी कई ताकतवर ट्रेनर्स सभी के सभी वहां पे पहुंच जाते हैं, जो कि कालोस रीजन था। कालोस रीजन में डीमन लॉर्ड ने अपना पोर्टल ओपन किया था, क्योंकि इस समय कालोस रीजन के अंदर ही इविल एनर्जी का बहुत ही ज्यादा संचालन है, जो कि है द पावर ऑफ इविल ज़ाइगार्ड, जो कि अब तक कालोस रीजन में बनी हुई है। ग्रेनिंजा उसको हराने की कोशिश तो हमेशा करता है, लेकिन अभी तक उसकी पावर गई नहीं है, एंड इसलिए डीमन लॉर्ड को वो जगह बिल्कुल सूटेबल लगी अपनी पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड इसलिए डीमन लॉर्ड पहुंच जाता है कालोस रीजन के अंदर। अब डीमन लॉर्ड के बारे में जानने के बाद सभी ट्रेनर्स और ऐश पहुंच जाते हैं कालोस रीजन में, और फिर ऐश अपने ग्रेनिंजा से मिलता है और चार्जर के ऊपर ऐश बैठ के आया होता है, इसलिए अब ऐश के पास ग्रेनिंजा, चार्जर और पिकाचू होते हैं, उसकी तीनों ताकतवर पोकेमॉन, जिनके इस्तेमाल से अब वो फाइट करने वाला है अगेंस्ट डीमन लॉर्ड। पर तभी हम देखते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते डीमन लॉर्ड को। ऐश यहाँ पे पूरी ताकत से फाइट तो कर रहा होता है, लेकिन ऐश यहाँ पे देखता है कि जितने भी पावरफुल स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स हैं, यानी कि लियोन, टोबायस, ये लोग अपने अपने पोकेमॉन से फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी असर नहीं हो रहा। डीमन लॉर्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन सर्बरस, जो कि अकेले ही सभी पोकेमॉन्स को हरा दे रहा है, और ये देखकर ऐश हैरान हो जाता है कि एक सिंगल पोकेमॉन कैसे सभी ट्रेनर्स के स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को हराया जा रहा है, जबकि यहाँ पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टोबायस है, जिसके पास खुद लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं, वो भी डीमन लॉर्ड के पोकेमॉन सर्बरस के सामने टिक नहीं पा रहा। उसकी ताकत के सामने वो भी घुटने टेक दे रहा है। लेकिन अब इतना सब देखने के बाद ऐश फैसला कर लेता है कि वो डीमन लॉर्ड को हराएगा, एंड इसलिए ऐश के पोकेमॉन सारे एक साथ अटैक करते हैं सर्बरस के ऊपर। लेकिन डीमन लॉर्ड उन्हें तुरंत ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए, और हम देखते हैं कि सर्बरस अपने एक ही अटैक से ऐश के सभी पोकेमॉन्स को हवा में उड़ा देता है, और दोनों ही पोकेमॉन पिकाचू और चार्जर डिफीट हो जाते हैं। लेकिन अभी तक ग्रेनिंजा सर्वाइव कर लेता है, एंड जिसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है ग्रेनिंजा, इस फाइट को हमें ही एंड करना होगा। अगर हमने आज दुनिया को नहीं बचाया तो कोई नहीं बचा पाएगा। और हम देखते हैं जिसके बाद ऐश का ग्रेनिंजा चला जाता है बॉन्ड एवोल्यूशन के अंदर। बॉन्ड एवोल्यूशन में जाने के बाद सर्बरस से फाइट शुरू होती है। सर्बरस और ग्रेनिंजा की टक्कर काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे हो रही थी। एक तरफ सर्बरस जो कि अपने अलग अलग अनोखे अनोखे अटैक्स कर रहा था, जो कि ऐश ने कभी देखे भी नहीं होते, और उनकी ताकत इतना इंटेंस होती है कि उनमें से एक भी अटैक अगर ऐश के ग्रेनिंजा को लग गया तो ग्रेनिंजा वहीं पे हार जाएगा, एंड इसलिए ग्रेनिंजा अपने डबल टीम का इस्तेमाल करके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन जिसके बाद ऐश फैसला करता है कि अब इस बैटल को खत्म करते हैं। फिर ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा चलो इस्तेमाल करते हैं अपने जॉइंट वाटर शूरिकेन का, और हम देखते हैं ऐश का ग्रेनिंजा अपने बॉन्ड एवोल्यूशन के फॉर्म के अंदर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इस्तेमाल करता है, जो कि होता है जॉइंट वाटर शूरिकेन। जॉइंट वाटर शूरिकेन के इस्तेमाल से वो अटैक करता है, और हम देखते हैं एक तरफ सर्बर इस्तेमाल करता है अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का। दोनों के अटैक टकराते हैं और एक काफी बड़ा धमाका होता है, और दोनों ही पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन जिसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि ग्रेनिंजा भले ही हार गया हो, लेकिन उसने सर्बरस, द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ डीमन लॉर्ड को भी हरा दिया है। इसका मतलब ये है कि अब डीमन लॉर्ड को हराना और ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि डीमन लॉर्ड है वो कोई ऐसा वैसा ट्रेनर नहीं जो इतनी जल्दी हार जाएगा, एंड इसलिए हम देखते हैं डीमन लॉर्ड अपनी पावर निकालता है, एक ऐसी ऑरा फॉर्म करता है जिस ऑरा से सभी के सभी बेहोश हो जाते हैं। उसकी ताकत इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि उसे पोकेमॉन्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपनी ही ताकत से सभी को बेहोश कर देता है, सभी पोकेमॉन्स को और सभी ट्रेनर्स को, और सब हार जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड फैसला करता है कि वो सभी लोगों को प्रिजन रेल्म के अंदर, टाइम चेम्बर के अंदर डाल देगा, एंड इसीलिए वो सभी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। अपने सभी डिमोनिक आर्मी को वो आदेश देता है कि सभी को उठाकर अपने साथ ले जाने के लिए, और वो खुद ऐश को और उसके पोकेमॉन्स को अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एंट्री होती है एक मास्क मैन की, जो कि वहाँ पे आया होता है सबको बचाने के लिए। मास्क मैन आता है गिरेटिना, द लेजेंडरी पोकेमॉन, द क्रिएशन ट्राओ के एक मेंबर के साथ, और वो उसके ऊपर बैठ कर आया होता है, और फिर वो निकालता है एक ऐसा पोकेमॉन जिसको देखकर हर कोई शॉक हो जाता है। वो निकालता है एक ग्रेनिंजा, जो कि एक ऐसे एवोल्यूशन के अंदर था जो कि बॉन्ड एवोल्यूशन से भी ज्यादा आइकॉनिक लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही मास्क मैन अपने ग्रेनिंजा को अटैक करने बोलता है, वो एक ऐसा शूरिकेन प्रिपेयर करता है जिस शूरिकेन के इस्तेमाल से डिमोनिक आर्मी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है और सभी लोग बच जाते हैं। लेकिन मास्कमैन के इतने ज्यादा पावर के बावजूद भी वो डीमन लॉर्ड को रोक नहीं पाता और डीमन लॉर्ड वहां से चला जाता है। रॉय ने ऐश को सब कुछ बता दिया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, और जिसके बाद डीमन लॉर्ड जब ऐश को अपने साथ ले गया
जिसके बाद उसने ऐश को टाइम चेम्बर के अंदर या फिर कह लो द प्रिजन रेल्म के अंदर कैद कर दिया और 100 साल तक ऐश प्रिजन रेल्म के अंदर ही कैद था जब तक हम लोग इस वर्ल्ड के अंदर थे। एंड अब ऐश का टाइम आ चुका है प्रिपेयर करने का फाइट के लिए। उसे ट्रेन करना होगा, उसे ताकतवर बनना होगा क्योंकि 100 साल में काफी सारी चीजें बदल चुकी है और ऐश उनके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉय से ऐश बोलता है आखिर वो मास्कमैन कौन था। जिसके बाद रॉय ऐश को बताता है कि वो मास्कमैन के बारे में वो भी कुछ नहीं जानता, सभी लोगों ने उनको देखा था लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अगर उसके पास इतनी ताकत है कि वो डिमोनिक आर्मी को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता है तो उसकी हेल्प से हम डीमन लॉर्ड को बड़ी आसानी से हरा देंगे और सभी लोग इस बात पे अग्री भी करते हैं। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है रॉय, मैं ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। तो रॉय बोलता है नहीं ऐश, तुम्हें ट्रेनिंग नहीं, तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो। ऐश बोलता है क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मैं कैसे कमजोर हो सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं रॉय बोलता है अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम अब तक ताकतवर हो, ऐसा है तो चलो हम एक फ्रेंडली बैटल करते हैं और अगर तुमने मुझे इसमें हरा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम ताकतवर हो और अगर मैं जीता तो तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा ब्रूटल होगी। जिसके बाद बोलता है ठीक है फिर मैं रेडी हूँ। जिसके बाद ऐश पिकाचू का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे रॉय निकालता है अपने लुकारियो को। रॉय लुकारियो को मेगा इवॉल्व तो नहीं करता लेकिन जिसके बाद दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। ऐश पिकाचू को आयरन टेल का इस्तेमाल करने बोलता है और पिकाचू ऐसा ही करता है। पिकाचू का आयरन टेल लैंड तो करता है लेकिन लुकारियो को उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी लुकारियो अपने ऑरा स्पीयर से एक ऐसी एनर्जी को रिलीज करता है, ये अटैक सीधा जाकर पिकाचू को लगता है और एक ही अटैक में पिकाचू ये बैटल हार जाता है। भले पिकाचू प्रिजन रेल्म में काफी टाइम से बंद था लेकिन वापस आने के बाद वो लोग रिकवर कर चुके हैं लेकिन फिर भी पिकाचू ये बैटल बड़ी आसानी से हार गया। इसका मतलब ये है कि रॉय काफी ज्यादा ताकतवर है। ऐश बोलता है तुम सच में बहुत ताकतवर हो रॉय, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे अलावा भी कोई यहाँ पे ताकतवर हो सकता है, बट यू आर सुपर स्ट्रॉन्ग। रॉय बोलता है नहीं, मैं ही सिर्फ सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ ऐश, यहाँ पे जितने लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे सभी फ्रेंड्स, तुम्हारे सभी कंपेनियंस, तुम्हारे सारे राइवल्स, वो सभी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं और तुम सबसे पीछे रह चुके हो एंड इसलिए आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। रॉय बताता है कि अब इस वर्ल्ड के अंदर एक तरफ है मॉर्टल्स और एक तरफ है इमॉर्टल्स। मॉर्टल्स जो कि इंसानों की तरह रहते हैं, इमॉर्टल जिनके पास थोड़ी गॉड लाइक पावर आ जाती है, वो मर नहीं सकते एंड ऐसा ही कुछ पावर्स का सिस्टम अब ऐश के फ्रेंड्स के साथ आ चुका है, उसकी फैमिली के साथ आ चुका है और उन्हीं को रूल करने के लिए अब ऐश को भी एक इमॉर्टल बनना पड़ेगा। अगर ऐश इमॉर्टल नहीं बनेगा तो वो डीमन लॉर्ड को कभी हरा नहीं पाएगा एंड इसलिए ऐश की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है टू बिकम इमॉर्टल। सबसे पहले रॉय ऐश को बताता है कि इमॉर्टल बनने के कई सारे स्टेज हैं। ऐश पूछता है ऐसा कैसे, कितने स्टेज हैं। रॉय ऐश को बताता है कि सबसे पहले तुम्हारी एक्टिवेशन होगी। अगर तुम कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर लेते हो जिसके बाद तुम इन लेवल्स को पार कर सकते हो। जितने ज्यादा तुम लेवल को पार करोगे उतनी ज्यादा तुम ताकतवर बन सकते हो। हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 कल्टीवेशन लेवल्स हैं। सबसे पहला फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, नंबर 2 कोर फॉर्मेशन, नंबर 3 नेसेंट सोल, नंबर 4 सोल फॉर्मेशन, नंबर 5 सोल ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 6 ascendant, नंबर 7 illusory yin and नंबर 8 yang, नंबर 9 nirvana, नंबर 10 heavenly, नंबर 11 spirit and finally नंबर 12 god। इन सभी लेवल्स को पार करते करते एक ह्यूमन इमॉर्टल बनता है और इमॉर्टल से भी ज्यादा वो एक गॉड बन सकता है। लेकिन ऐश पूछता है अगर इतने सारे लेवल्स हैं तो तुम सभी किस लेवल्स पे हो। जिसके बाद ऐश को यहाँ पे रॉय एक्सप्लेन करता है सबसे पहले सरीना, मिस्टी, मे, आयरस, इन सभी की जो लेवल्स हैं वो है कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज के ऊपर। जिसके बाद हमारे पास एक गो जो कि फाउंडेशन लेवल के ऊपर है, वो भी लेट स्टेज के अंदर। अब ये लेट स्टेज क्या है और ये अर्ली स्टेज क्या है। जिसके बाद जैसे ये सवाल पूछता है रॉय उसको बताता है कि ये सभी लेवल्स के अंदर भी लेवल्स हैं, यानी कि हर एक लेवल को पार करने के लिए तुम्हें 3 स्टेजेस को पार करना होगा, अर्ली स्टेज, मिड स्टेज और लेट स्टेज। जैसे तुम लेट स्टेज को पार करते हो तुम सेकंड लेवल पे पहुंच जाओगे। जैसे कि तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल पे आते हो सबसे पहले, अगर तुमने उसे पार कर लिया इसके तीनों स्टेजेस को जैसे कि अर्ली, मिड और लेट, जिसके बाद तुम पहुंच जाओगे कोर फॉर्मेशन के अंदर और तुम्हें ऐसे ही कोर फॉर्मेशन, नेसेंट सोल और आगे करते रहना होगा। जिसके बाद रॉय ऐश को बताता है स्टीवन के बारे में, स्टीवन स्टोन जो कि नेसेंट सोल के मिड स्टेज के ऊपर है। ये सुनने के बाद ऐश काफी इंप्रेस होता है। जिसके बाद रॉय बताता है सिंथिया के बारे में, सिंथिया कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज के ऊपर है, यानी कि वो बहुत जल्दी नेसेंट सोल के अर्ली स्टेज पे पहुंचने वाली है। जिसके बाद हमें पॉल के बारे में पता चलता है, पॉल भी नेसेंट सोल पहुंचने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। अलान कोर फॉर्मेशन के मिड स्टेज के ऊपर है, लियोन नेसेंट सोल के लेट स्टेज के ऊपर है और साथ में
रॉय है सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज के ऊपर। ऐश ये सुनते ही शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है रॉय तुम सभी से ताकतवर हो। लियोन नेसेंट सोल के लेट स्टेज के ऊपर है लेकिन तुमने उसे भी हरा दिया। तुम सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज के ऊपर हो, ये तो सच में कमाल की बात है। रॉय बोलता है नहीं ऐश, मैं सबसे ताकतवर नहीं हूँ। सबसे ताकतवर तो यहाँ पे है ही नहीं, वो इस समय ट्रेनिंग ही कर रहा है। जिसके बाद ऐश बोलता है कौन है तुमसे भी ज्यादा ताकतवर। जिसके बाद रॉय बोलता है वो है टोबायस। ऐश टोबायस इस वक्त सोल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है। तुम समझ सकते हो सोल ट्रांसफॉर्मेशन, सोल फॉर्मेशन के बाद जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे आता है तो टोबायस सोल ट्रांसफॉर्मेशन में है अर्ली स्टेज के ऊपर, यानी कि वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। एंड ये सुनने के बाद ऐश समझ जाता है कि अब ऐश को इन सभी से ज्यादा ताकतवर बनना होगा। जिसके बाद रॉय ऐश को बोलता है तो ऐश तुम्हारी कल्टीवेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमें निर्वाणा जाना होगा। ऐश बोलता है निर्वाणा ये क्या है। जिसके बाद रॉय बताता है निर्वाणा एक ऐसा रेल्म है जो कि अर्सिस ने बनाया है, द रेल्म ऑफ गॉड। और इस रेल्म के अंदर तुम्हारी एक्टिवेशन होगी कल्टीवेशन की। तुम्हें 10 साल का समय दिया जाएगा। ऐश बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो राइट? अगर मैं 10 साल के लिए ट्रेनिंग ही करता रहूंगा तो 10 साल के अंदर तो डीमन लॉर्ड पूरी दुनिया को एनालाइट कर देगा। जिसके बाद रॉय बोलता है नहीं ऐश ऐसा नहीं है। निर्वाणा रेल्म वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे लिए 10 साल हो गए लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर वो सिर्फ 1 साल होगा। ऐश बोलता है ये तो कमाल की बात है, मैं सिर्फ 1 साल के अंदर ही इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर सकता हूँ। एंड जिसके बाद रॉय बोलता है हाँ ऐश, और तुम्हारा गोल होगा इस 10 साल के अंदर नेसेंट सोल पहुंचना। ऐश बोलता है क्यों नेसेंट सोल ही क्यों, मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन भी जा सकता हूँ। जिसके बाद रॉय बोलता है नहीं ऐश तुम नहीं जा सकते। मुझे सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज में पहुंचने में और टोबायस को सोल ट्रांसफॉर्मेशन पहुंचने में सिर्फ 100 साल का टाइम लगा है। जब तक तुम प्रिजन के अंदर थे तब से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और अब हम सोल ट्रांसफॉर्मेशन और सोल फॉर्मेशन के लेवल पे पहुंच पाए हैं। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 साल का टाइम है। 10 साल में तुम उतना पार नहीं कर सकते जितना हमने किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गुड लक कहूंगा। तुम जितना कोशिश कर सकते हो करो ऐश, क्योंकि तुम ही हमारी लास्ट होप हो। तुम जितने ताकतवर बनोगे उतनी जल्दी हम डीमन लॉर्ड को हरा पाएंगे। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। और जिसके बाद रॉय ऐश को भेज देता है निर्वाणा रेल्म के अंदर। निर्वाणा रेल्म के लिए वो एक पोर्टल ओपन करता है और पोर्टल से ऐश उसके अंदर चला जाता है। पहले तो ऐश काफी शौक होता है कि आखिर हो क्या रहा है, ये थिन एयर के अंदर अचानक से पोर्टल्स कहाँ से आ जा रहे हैं। जिसके बाद ऐश उसके अंदर जाता है और जिसके बाद ऐश मिलता है वहाँ पे अर्सियस द गॉड ऑफ पोकेमॉन से। अर्सियस ऐश को देखकर बोलता है तो तुम फाइनली आ ही गए। तुम्हारे लिए तुम्हारा कल्टीवेशन और हमारे लिए तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऐश हम तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करेंगे। एंड जिसके बाद अर्सियस को हम देखते हैं जो कि अपना ज्वेल ऑफ लाइफ आगे बढ़ाता है। ऐश ज्वेल ऑफ लाइफ को टच करता है और जिसके बाद ऐश का कल्टीवेशन पावर एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि अब ऐश कल्टीवेट कर सकता है और कल्टीवेट करते हुए उसकी पावर बढ़ेंगी। अगर ऐश नेसेंट सोल पहुंचेगा तो ऐश के पोकेमॉन भी नेसेंट सोल पहुंचेंगे और उनकी ताकत बहुत ज्यादा होगी। एंड इसलिए हम जान सकते हैं कि कैसे रॉय ने स्ट्रॉन्ग डीमन लॉर्ड के चेलों को एक ही अटैक में उड़ा दिया था, बिकॉज वो इतने ज्यादा हाई लेवल के ऊपर है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, मुझे क्या करना होगा। अर्सियस बोलता है ये वर्ल्ड है निर्वाणा। इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हें खाली जगह बहुत मिलेगी। इस वर्ल्ड के अंदर भी वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ टाउन्स होंगे, सिटीज होंगे, कंट्रीज होंगे। तुम्हें हर एक कॉन्टिनेंट, तुम्हें इस पूरी दुनिया में एडवेंचर करना है और तुम एक एक करके सब कुछ समझते जाओगे। तुम्हें सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। एंड जिसके बाद बोलता है ठीक है फिर मैं तैयार हूँ ट्रेनिंग के लिए। एंड जिसके बाद ऐश की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, यानी कि इसका एडवेंचर स्टार्ट होता है निर्वाणा के अंदर। अब ऐश के साथ यहाँ पे कोई भी नहीं आया होता, क्योंकि हर एक इंसान को सबसे पहले अपनी कल्टीवेशन एक्टिवेट करने के लिए एक एक करके अंदर जाना पड़ता है। लेकिन जब ऐश प्रिजन के अंदर गया था उस टाइम अर्सियस खुद आकर उन सभी लोगों का कल्टीवेशन एक ही बार में एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन अब अर्सियस की पावर भी वीक पड़ चुकी है एंड इसलिए अर्सियस सिर्फ एक ही इंसान का एक टाइम पे कल्टीवेशन एक्टिवेट कर सकता है। एंड इसलिए ऐश को अकेले भेजा गया है और उसके साथ अगर कोई भी आता तो अर्सियस की पावर के अंदर इम्बैलेंस हो सकता था। लेकिन अब ऐश की कल्टीवेशन एक्टिवेट हो चुकी है और ऐश निकल चुका है एडवेंचर के ऊपर। लेकिन जाने से पहले ऐश अर्सियस से पूछता है अर्सियस मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि हम सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पे टोबायस और रॉय है, लेकिन मुझे ये जानना है डीमन लॉर्ड का कल्टीवेशन लेवल क्या है। जिसके बाद अर्सियस बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ऐश। डीमन लॉर्ड जो कि इस अर्थ के ऊपर आके कब्जा जमाना चाहता है उसका लेवल है असेंडेंट। अब रॉय ने होप किया है कि ऐश जब इमॉर्टल रेल्म में जाएगा वहां से ट्रेनिंग लेकर आने के बाद वो एटलीस्ट नेसेंट लेवल तक पहुंच पाएगा। लेकिन ऐश का ड्रीम है उससे भी ज्यादा ऊपर पहुंचने का एंड इसलिए ऐश की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है अर्सियस के अंडर। एंड अर्सियस ऐश को भेज देता है इमॉर्टल जर्नीज पे, यानी कि अब इमॉर्टल रेल्म के अंदर ऐश का एक नया एडवेंचर शुरू होता है। इस एडवेंचर में ऐश जाएगा हर एक अलग अलग जगहों पर
और वहाँ पे ट्रेनिंग कर स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब इमॉर्टल रेल्म बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर तुम वर्ल्ड को इतना ज्यादा कॉन्कर कर सकते हो, इसमें एडवेंचर कर सकते हो कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके अंदर 4 डायरेक्शंस है जैसे कि अपने वर्ल्ड में होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एंड इसलिए ऐश सबसे पहले जाता है ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ऐश को अर्सी से पता चलता है कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर चलते चलते उसे एक स्कूल मिलेगा। तुमने सही सुना, एक स्कूल जो कि कल्टीवेशन के लिए है। पोकेमोन की कल्टीवेशन, ह्यूमन की कल्टीवेशन के लिए एक स्कूल बनाया गया है जिसे सेक्ट कहा जाता है। अब इस कल्टीवेशन सेक्ट के अंदर जो कि ईस्ट के अंदर है, अब ऐश यहाँ पे ट्रेनिंग लेगा। एंड उससे पहले ऐश को एक एग्जाम पास करना होगा। अगर ऐश एग्जाम पास कर देता है तो उसे उस सेक्ट के अंदर ले लिया जाएगा एंड ऐश वहाँ पे ट्रेनिंग लेगा और जिसके बाद वहाँ का वो मास्टर भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसे काफी ताकतवर बनना होगा। अब ऐश सबसे पहले जाता है ईस्ट रेल्म के अंदर और फटाक से पहुंच जाता है उस इमॉर्टल मार्शल सेक्ट के अंदर। अब ऐश जब वहां पहुंचता है तो ऐश को पता चलता है कि ऐश के अलावा भी इमॉर्टल रेल्म से ही काफी सारे ट्रेनर्स वहां पे आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। एंड जब ऐश को पता चलता है कि यहाँ पे एक एग्जाम पास करना होगा जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, तो ऐश थोड़ा सा घबरा जाता है। अब जितने भी ट्रेनर्स वहाँ पे आए थे सभी लोगों के एनरोलमेंट के लिए सबको पहले चेकअप कराना पड़ेगा अपने कल्टीवेशन लेवल का। अगर कोई भी फाउंडेशन लेवल पे नहीं होगा तो उन्हें अंदर लिया नहीं जाएगा, यानी कि किसी की भी कल्टीवेशन एक्टिव नहीं होगी तो उन्हें अंदर नहीं लिया जाएगा। अब ऐश को ये बात जैसे ही पता चलती है, ऐश बोलता है ओके मेरी कल्टीवेशन लेवल तो एक्टिवेट है और मैं फाउंडेशन लेवल पे भी हूँ, अर्ली स्टेज के अंदर ऑब्वियसली, तो शायद से मैं अंदर चला जाऊंगा। एंड ऐसा ही होता है, सभी एक एक करके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन ऐश को बाहर रोक दिया जाता है। अब यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर कैसे, उसका तो कल्टीवेशन एक्टिव है तो उसे अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। जिसके बाद हमें रिवील होता है कि कल्टीवेशन जो रिसेंटली एक्टिवेट कर आए हैं वो सभी अंदर नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे पॉइंट्स अपग्रेड होते हैं। तुम्हारी जैसी कल्टीवेशन एक्टिव होती है उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें 5 to 10 to 100 पॉइंट्स कल्टीवेट करने पड़ते हैं और उसी के बाद तुम जाकर फाउंडेशन के अर्ली स्टेज पे पहुंचते हो। यानी कि ऐश इस समय फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर तो है पर वो अर्ली स्टेज पर भी नहीं है, उसे कल्टीवेट करना होगा और ऐश ने तो अभी तक एक बार भी कल्टीवेट नहीं किया, इसलिए ऐश का कोई लेवल ही नहीं है और ऐश को बाहर रोक दिया जाता है। फिर जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके जितने लोग अंदर गए थे वो तो अंदर चले जाते हैं ट्रेनर, लेकिन अब जितने लोग बाहर थे अब उनको एग्जाम पास करना पड़ता है। अब जितने भी लोग एग्जाम पास करेंगे उनको एज अ अंडर लिया जाएगा, दूसरे ट्रेनर्स उनको ट्रेन करेंगे, लेकिन उनके लिए उन्हें काम करना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी मेडिसिन बनाने के लिए, पोकेमॉन्स को संभालने में, उनकी पोकेमॉन्स की ब्रीडिंग्स कराने में, ट्रेनिंग देने में, उनको खाना देने में, ये सब काम करना पड़ेगा। ऐश ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये सब काम क्यों करूं, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, मुझे तो थोड़े अच्छे काम देने चाहिए। बट वेल, लगता है मैं ट्रेनिंग करने के बाद जब ताकतवर बन जाऊंगा तभी मैं आगे बढ़कर ट्रेनर का काम कर पाऊंगा, लेकिन लगता है अभी के लिए मुझे यही करना पड़ेगा। अब ऐश का गोल सिर्फ यही होता है कि वो कैसे भी इस स्कूल के अंदर चला जाए, क्योंकि अगर वो बाहर रहता है तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तभी जाकर उसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो बढ़ेगा और उसे जानकारी मिलेगी इस इमॉर्टल रेल्म के बारे में। तो ऐश ऐसा ही करता है, ऐश एग्जाम देने के लिए तैयार होता है और एग्जाम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। ऐश के सामने होता है एक बहुत ही बड़ा पहाड़, लेकिन वो पहाड़ नॉर्मल नहीं होता, आसमान में पहाड़ उड़ रहे होते हैं, अलग अलग जगह पे डेस्टिनेशंस होते हैं, हर किसी को उन पे जंप करते हुए एक बहुत ही जायंट ट्री को क्रॉस करना है और जायंट ट्री को क्रॉस करते टाइम उन्हें काफी सारी दिक्कतें आने वाली हैं। अगर उनको वो झेल लेते हैं तो उनके सामने एक गेट आ जाएगा और वो गेट के अंदर जाकर सीधा पहुंच सकते हैं स्कूल के अंदर। अब हर कोई उस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस पेड़ को क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे हर कोई हार रहा था, लेकिन ऐश हार बिल्कुल नहीं मानता है। ऐश अपने पार्टनर पिकाचू के साथ उस ट्री को क्लाइंब करता हुआ जा रहा था और नॉन स्टॉप क्लाइंब करते करते उसे काफी सारी दिक्कतें देखने मिलती है। आसमान से लावा बरस रहा होता है तो ऐश का पिकाचू से डिफेंड करने के लिए आयरन टेल का इस्तेमाल करता है। फिर ऐश के सामने आते कुछ पावरफुल पोकेमॉन्स जो कि जंगली होते हैं एंड वो सभी भी ऐश के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन ऐश का पिकाचू अपने अटैक से उन सभी को रोक देता है। अब इलेक्ट्रिक वेब का इस्तेमाल करते करते पिकाचू सभी को जाम कर रहा होता है और ऐश यहाँ पे तुरंत अपनी स्पीड पकड़ रहा होता है। धीरे धीरे वो ट्री को क्रॉस कर देता है और काफी सारी इंजरीज लेने के बाद ऐश फाइनली पहुंच जाता है ट्री के टॉप के ऊपर। जहां पहुंचने के बाद अब ऐश के सामने एक गेट आता है। अब जैसे ही ऐश गेट के अंदर जाने लगता है अचानक से वो गेट बहुत दूर चला जाता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। उन्होंने तो कहा था जैसे तुम गेट के पास जाओगे गेट अपने आप ओपन होगा और तुम अंदर चले जाओगे और तुम्हारा एग्जाम खत्म।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐश गेट के अंदर जा ही नहीं पा रहा होता क्योंकि ऐश को कोई ऐसी पावरफुल फोर्स रोक रही होती है अंदर जाने से। ऐश को भी वो बात समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जैसे ऐश फिर से जाने की कोशिश करता है, अचानक से जो जमीन होती है वो नीचे से गायब हो जाती है और ऐश सीधा नीचे गिर जाता है, वो भी काफी ज्यादा ऊंचाई से। लेकिन ऐश जैसे हवा में गिर रहा होता है वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद जब उसकी फिर आंखें खुलती है वो पहुंच जाता है एक केव के अंदर। एक गुफा में वो अपने आप को पाता है जहाँ पे पीकाचू को देखता है और पीकाचू भी इस समय बेहोशी होता है। लेकिन तभी ऐश के सामने एक स्पिरिट बीड होती है। अब स्पिरिट बीड टाइप ऑफ अ पोकीबॉल होती है, पर वो काफी स्मॉल साइज में होती है, जो कि बिल्कुल ही एक गोल्डन जीएस बॉल जैसी दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो काफी अनोखी थी। अब जैसे ही वो बीड अचानक से ऐश के सामने आती है, ऐश समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है और अचानक से वो ऐश की बॉडी के अंदर चली जाती है। ऐश ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक पोकीबॉल मेरी बॉडी के अंदर चली गई। पर तभी अचानक से ऐश को कुछ सुनाई देता है। ऐश को कोई बोल रहा होता है, कुछ सुनाई दे रहा होता है और अचानक से ऐश एक ऐसे रेल में पहुंच जाता है जहाँ पे उसके सामने होता है एक ट्रेनर जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और उसके पीछे होता है एक बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन, जिसे देखकर ऐश काफी ज्यादा घबरा जाता है। एंड वो आदमी जो ऐश को सामने दिख रहा होता है, ऐश बोलता है आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद वो आदमी बोलता है मैंने सोचा था कि मुझे कोई ताकतवर इंसान मिलेगा, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा वीक हो, तुम्हारी तो कल्टीवेशन अभी तक एक्टिवेट भी अच्छे से नहीं हुई है और तुम्हें ये बीड मिली है। मैंने सोचा था कि मेरी बीड किसी और के पास जाएगी, लेकिन लगता है मुझे तुम्हारे साथ ही काम चलाना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हारी बॉडी पे अब काबू करूंगा और फिर से मैं रीइंकार्नेट होऊंगा एज अ ह्यूमन और फिर मैं इमॉर्टल बनूंगा। अब वो आदमी जैसे ही कोशिश करने लगता है इमॉर्टल बनने की, फिर से ऐश की बॉडी पे काबू करने की, लेकिन वो फेल हो जाता है। ये देखकर वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ऐश की बॉडी कुछ अनोखी थी, वो उसके ऊपर काबू नहीं कर पा रहा होता एंड फिर वो हार मान जाता है। फिर वो बोलता है तो बच्चे तुम हो कौन। फिर ऐश बोलता है मेरा नाम है ऐश और मैं पैलेट टाउन से आया हूँ। वो आदमी बोलता है पैलेट टाउन, ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। वेल जो भी हो, तुम अब यहाँ पे आ चुके हो और बीड तुमसे जुड़ चुकी है, इसका मतलब है कि तुम अब बीड का इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। ऐश बोलता है अच्छा मैं जो कहा है वो कर सकता हूँ, तो मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ। तो वांगलिंग बोलता है ऑब्वियसली मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ हर एक चीज के अंदर, बस तुम्हें अपनी बॉडी को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐश बोलता है बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं करने वाला। जिसके बाद वांगलिंग बोलता है सोच लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें तुरंत नेसेंट सेल पहुंचाने में, तुम्हें उससे भी ज्यादा ताकतवर चाहिए मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम तो अभी सिर्फ फंडामेंटल लेवल पे हो, तुम बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो, तुम क्या कर लोगे। ऐश बोलता है ऐसा है क्या, लेकिन टेंशन मत लो, मैं आगे चलकर काफी ताकतवर बन जाऊंगा और मैं सिर्फ अपने बलबूते पे ताकतवर बनूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं लेने वाला वांगलिंग। जिसके बाद वांगलिंग बोलता है तुम में एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस का भरमार में देख सकता हूँ ऐश, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें इस चीज से आजाद करता हूँ, मैं अब तुम्हारी बॉडी को कब्जे में लेने की कोशिश नहीं करूंगा, वेल जो कि मैं कर भी नहीं सकता, बट हाँ आज से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में। लेकिन अब तुम्हारा काम ये होगा कि तुम मुझे एक परफेक्ट बॉडी ढूंढ कर दो जिसके अंदर मैं एंटर कर पाऊँ और फिर से रिवाइव हो सकूं और फिर से रेजरेक्ट हो सकूं। ऐश बोलता है चलो इस बात के लिए मैं मान जाता हूँ, दैट्स द डील। हमारी डील पक्की हो चुकी है और जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वांगलिंग ऐश के अंदर थोड़ी सी एनर्जी को इंसर्ट करता है और ऐश तुरंत उड़ता हुआ उस गेट के पास जाता है जहाँ से वो गिर गया था और फिर जैसे ऐश वहाँ पे हाथ लगाता है, उस पे चलने की कोशिश करता है, वो बड़ी आसानी से गेट के अंदर चला जाता है। और अगर मैं सिंपली बताऊं तो ऐश के लिए वो गेट अपने आप ही खुल जाता है। ये देखकर तो बाहर के खड़े लोग भी थोड़े टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। फिर ऐश अंदर चले जाता है और जिसके बाद अब ऐश को काम मिलता है उससे बड़े लीडर्स को हेल्प करने के लिए। अब ऐश का काम सिंपली ये होता है कि वो अपने से ज्यादा ताकतवर ट्रेनर्स की हेल्प करेगा, जिनकी कल्टीवेशन ज्यादा होगी वो उनकी हेल्प करेगा, उनके चोर्स करेगा, ये सब ऐश को करना पड़ता है। एंड इट्स प्रीटी वियर्ड क्योंकि ऐश काफी ताकतवर है बट अभी के लिए ऐश की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा वीक है, इसलिए ऐश मन मर्जी नहीं कर सकता और वैसे ऐश को इसमें करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। अब ऐश यहाँ पे काम तो कर ही रहा होता है लेकिन साथ ही साथ लोगों की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे ऐश चुपके से ट्रेनिंग देखने के लिए चला जाता है। और ट्रेनिंग में ऐश क्या देखता है, ट्रेनिंग हो रही होती है और एक बैटल हो रही होती है बिटवीन टू सीनियर्स जो कि सीनियर स्टूडेंट होते हैं ऐश के, जिनमें एक होता है बहुत ही पावरफुल रायुगा जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। वो डार्क एनर्जी को अपने अंदर होल्ड करता है, यानी कि उसके पास डार्क पोकेमॉन, पावरफुल पोकेमॉन्स हैं। और उसका ओपोनेंट होता है एक प्यारा सा लड़का जिसे हम मेलियोडस कहते हैं,
वेल वो दिखने में भले ही छोटा हो लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो एक तो सीनियर स्टूडेंट है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रायुगा वर्सेस मेलियोडस के अंदर बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक तरफ रायुगा चुनता है अपने पोकेमोन एल्ड्रैगो को, जो कि बहुत ही खतरनाक ड्रैगन पोकेमोन था और वो कुछ अनोखा दिख रहा था। उसमें एक ऐसी चमक थी जिसको देखकर ऐश भी काफी इंप्रेस हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मेलियोडस को, जो कि चुनता है अपने पोकेमोन को, जो कि होता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक यूनिकॉर्न वाला पोकेमोन नहीं जिसको सींग होता है, ऐसा नहीं है। यूनिकॉर्न के पास अलग ही ताकत होती है। अब ये सीनियर की बैटल यहाँ पे उनके लीडर्स ही करवा रहे होते हैं, उनके टीचर्स ही करवा रहे होते हैं एंड उनकी बैटल काफी ज्यादा इंटेंस लेवल पे जाती है। एल्ड्रैगो अपनी पूरी ताकत लगाकर अटैक्स कर रहा होता है, तो यहाँ पे यूनिकॉर्न भी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि एल्ड्रैगो ये बैटल जीत जाता है, यानी कि रायुगा यहाँ का विनर बन जाता है। ये देखकर थोड़ा सा मेलियोडस अपने आप को वीक कमजोर समझने की कोशिश करता है, बट बाकी सारे जितने भी उसके पॉपुलैरिटी वाले फैंस होते हैं वो उसको चीयर करने लगते हैं, जिससे वो फिर से खुश हो जाता है। I mean, वो थोड़ा सा भोला भाला लड़का है। फिर हम आते हैं यहाँ पे रायुगा पे। जैसे वो विनिंग करता है बैटल की, वो तुरंत वहां से अपने एल्ड्रैगो पर बैठकर चला जाता है फिर से ट्रेनिंग करने के लिए। ये देखकर ऐश काफी शौक होता है कि आज तक ऐसा बंदा है भाई, अभी बैटल खत्म हुई और फिर वो ट्रेनिंग के लिए चला गया, आखिर वो कितना ताकतवर बनना चाहता है। और फिर हम आते हैं अब ऐश को, जब ये पता चलता है कि उससे अब और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है कि कैसे यहाँ पे इतने ताकतवर लोग रहते हैं और ऐश उनके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लिटरली ऐश के पास तो उसके पोकेमॉन्स भी नहीं है। ऐश यहाँ पे सिर्फ पिकाचू के साथ आया है और ऐश के बाकी पोकेमॉन्स तुम जानते हो वो कहाँ पर हैं। अब ऐश का गोल होता है कि वो फाइट करेगा दोनों से, यानी कि मेलियोडस से भी और रायुगा से भी, क्योंकि पूरे स्कूल के अंदर वो दो ही सीनियर स्टूडेंट ऐसे हैं जो सबसे ताकतवर हैं। अब ऐश सबसे पहले चला जाता है, अपने काम वाम सब छोड़ देता है और सीधा मेलियोडस से जाकर मिलता है। मेलियोडस उसको देखकर बोलता है कि तुम तो काम करने वाले लड़के हो, यानी कि तुम अभी बहुत लो रैंक के हो और तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। ऐश बोलता है बिल्कुल मेलियोडस, मैंने तुम्हारी फाइट देखी रायुगा के साथ और तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे बैटल करूँ। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं रायुगा से बैटल करूंगा। इसके बाद मेलियोडस बोलता है मजाक मत करो, तुम तो बस अभी एक जूनियर स्टूडेंट हो एंड तुम में उतनी ताकत नहीं होगी। ऐश बोलता है ओके, तुम मुझे ज्यादा ही चैलेंज कर रहे हो। अब ऐश की बात सुनने के बाद मेलियोडस बोलता है ओके फिर चलो बैटल करते हैं। और फिर मेलियोडस वर्सेस ऐश की फाइट स्टार्ट होती है और पहले ही राउंड में ऐश हार जाता है। यस, तुमने सही सुना, पहले ऐश अपना पिकाचू इस्तेमाल करता है, मेलियोडस भी अपना यूनिकॉर्न इस्तेमाल करता है और ये बैटल ऐश हार जाता है। लेकिन ऐश हार थोड़ी मानेगा। ऐश फिर अगले दिन आता है सेकंड टाइम फिर से बैटल करने के लिए। मेलियोडस बोलता है तुम पहले हार चुके हो, फिर दोबारा हारने के लिए क्यों आए हो। मेलियोडस की बात सुनने के बाद बोलता है नहीं, मैं फिर जीतूंगा। और फिर पिकाचू वर्सेस यूनिकॉर्न की एक और बैटल होती है और ये काफी ज्यादा टफ बैटल होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐश फिर से हार जाता है। अब उनको बैटल करते करते काफी दिन हो जाते हैं और 2 बार ऐश हार चुका था, तो मेलियोडस समझता है कि क्यों ना उसे थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाएं। फिर मेलियोडस ऐश को बताता है एक सीक्रेट, एक ऐसी जगह है जहां पर अगर तुम कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन फास्ट हो जाएगी। और फिर ऐश और मेलियोडस बन जाते हैं परम मित्र। और फिर मेलियोडस ऐश को लेकर जाता है उस अवेकन प्लेस के अंदर या फिर जगह पर जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं काफी बड़े बड़े, वहाँ पे बहुत खतरनाक बीस्ट पोकेमॉन भी होते हैं और उसी के साथ वहाँ पे अब ऐश अपने आप को अवेकन करना स्टार्ट करता है। अब ऐश और मेलियोडस दोनों ही उस जगह पे कल्टीवेट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि ऐश अवेकन हो जाता है। ऐश कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज पे पहुंच जाता है और वो भी सिर्फ एक बार कल्टीवेट करने के बाद। मेलियोडस बोलता है आखिर कैसे, अभी तुम सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे थे और अब सीधा तुम पहुंच गए हो सीधा कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज के ऊपर, ये तो नामुमकिन है ऐश, आखिर तुमने ये कैसे किया। ऐश बोलता है कुछ नहीं, मैंने तो कल्टीवेट किया जैसा कि तुमने कहा था। इसके बाद मेलियोडस बोलता है चलो कोई बात नहीं, अब तुम ताकतवर बन चुके हो तो चलो हम फिर से बैटल करते हैं। फिर मेलियोडस वर्सेस ऐश के अंदर रीमैच होता है और अब उन्हें देखने के लिए सभी लोग आए होते हैं इंक्लूडिंग रायुगा, क्योंकि अब हम बैटल देखने वाले हैं दोनों ओपोनेंट के अंदर, जहां पे एक तरफ होता है मेलियोडस जो कि अपने यूनिकॉर्न का इस्तेमाल करता है, तो एक तरफ होता है पिकाचू जो कि ऐश पिकाचू का इस्तेमाल करता है। दोनों के अंदर बैटल स्टार्ट होती है। ऐश का पिकाचू इस्तेमाल करता है आयरन टेल का, तभी यूनिकॉर्न अपने हॉर्न का इस्तेमाल करता है और हॉर्न ड्रिल से अटैक करता है, लेकिन पिकाचू उसको हैंडल कर लेता है अपने आयरन टेल की मदद से। फिर पिकाचू इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करता है, यूनिकॉर्न को उसके अंदर फ्रीज कर देता है। अब यूनिकॉर्न उससे बाहर नहीं आ पा रहा होता, लेकिन तभी मेलियोडस अपनी पावर अप करता है और बोलता है यूनिकॉर्न पावर दिखाओ, और यूनिकॉर्न अपने हॉर्न ड्रिल का फिर से इस्तेमाल करता है और ऑब्वियसली पिकाचू के इलेक्ट्रो वेब को तोड़ देता है। फिर वो बाहर आते ही एक बहुत ही पावरफुल डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है,
जैसे डार्क पल्स पिकाचू को लगता है, पिकाचू काफी घायल हो जाता है, लेकिन पिकाचू फिर खड़ा होता है। ऐश बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट, फिर पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे मेलियोडस बोलता है यूनिकॉर्न तुम यूज करो अपने अटैक का आइस बीम। यूनिकॉर्न आइस बीम का इस्तेमाल करता है। पिकाचू का थंडरबोल्ट काफी ताकतवर तो होता है, लेकिन आइस बीम और थंडरबोल्ट जैसे टकराते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है और दोनों ही पोकेमॉन काफी दूर जाकर गिरते हैं। फिर ऐश दोबारा अटैक करने बोलता है पिकाचू को, और इस बार वो बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, अभी अपनी पूरी ताकत को एक जगह इकट्ठा करते हैं और यूज करो पूरी ताकत से एक और बार आयरन टेल। पिकाचू दोबारा से आयरन टेल का इस्तेमाल करता है और आयरन टेल की मदद से वो यूनिकॉर्न को फिर से डैमेज कर देता है। यूनिकॉर्न अब उसको अपोज करने के लिए अपने अटैक का इस्तेमाल करता है और वो यूज करता है एक बहुत ही ताकतवर अटैक जिसे हम कहते हैं रैपिड इन्फर्नो। यानी कि अब हम देखते हैं यूनिकॉर्न जो कि अपनी पूरी बॉडी के आसपास एक ऐसी इन्फर्नो एनर्जी ले आता है, एक ब्लू फ्लेम ले आता है जिसे देखकर ऐश भी थोड़ा घबरा जाता है और जिसके बाद यूनिकॉर्न अपनी स्पीड बढ़ाता है और इतनी ज्यादा स्पीड में पिकाचू के ऊपर अटैक करता है जिससे कि पिकाचू बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी पिकाचू अपनी टेल पे खड़ा हो जाता है और फिर तैयार होता है यूनिकॉर्न को डिफीट करने के लिए। ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं और फिर पिकाचू यूज करता है अपने मोस्ट पावरफुल अटैक थंडर का। यानी कि इस बार पिकाचू अपनी थंडर एनर्जी का फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करता है और एक ही अटैक में यूनिकॉर्न को डिफीट कर देता है। ये देखकर बहुत सारे लोग जितने भी मेलियोडस के फैंस थे, क्लास टीचर्स थे, सब शॉक हो जाते हैं कि एक नया लड़का जो कि अभी अभी आया है उसने सीनियर स्टूडेंट यूनिकॉर्न के मास्टर मेलियोडस को हरा दिया। और जैसे टीचर्स की नजर में ऐश अब आता है तो ऐश को भी एक बहुत ही पावरफुल सीनियर स्टूडेंट के रूप में वो लोग अपना लेते हैं। यानी कि अब ऐश भी एक ऐसा स्टूडेंट बन जाता है जो कि अब डिजर्व करता है प्रेज। एंड जिसके बाद हम देखते हैं रायुगा वहां से चला जाता है ये बैटल देखने के बाद। तो ऐश बोलता है रायुगा तुम कहाँ जा रहे हो, अगली बैटल मैं तुमसे ही करूंगा, मेरा इंतजार जरूर करना क्योंकि इस बार जब मैं तुमसे बैटल करूंगा तो ये बैटल मैं ही जीतूंगा। फिर जिसके बाद रायुगा ऐश का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज ऐश ने मेलियोडस को हरा दिया है। एंड फिर हम देखते हैं कि अब दोनों के अंदर बैटल स्टार्ट होने वाली थी। सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठा होते हैं ये बैटल देखने के लिए क्योंकि बहुत सालों बाद एक ऐसी स्टूडेंट्स के अंदर बैटल होगी जो कि अपने टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में आते हैं। अब हम देखते हैं दोनों बैटल के तैयार होते अपने अपने पोकेमॉन बाहर निकालते हैं। ऐश पिकाचू निकालता है तो यहाँ पे रायुगा बाहर निकालता है अपने पोकेमॉन एल्ड्रैगो को। दोनों पोकेमॉन को अटैक करने बोलते हैं कि तभी अचानक से एक बहुत ही बुरी घटना हो जाती है। हम देखते हैं कि इमॉर्टल सेक्ट के अंदर एक इमॉर्टल एल्डर आ जाता है, यानी कि एक सीनियर, जिसको देखने के बाद सभी के सभी टीचर्स घबरा जाते हैं। वो सीनियर वहां पे एंट्री करने के बाद अटैक कर देता है पूरे मार्शल सेक्ट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं मार्शल सोल टेम्पल जो कि ईस्ट के अंदर है। तभी हम देखते हैं कि जितने भी ऐश के स्कूल के जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं उस एल्डर को रोकने के लिए जो कि अटैक करने आया होता है। अब इस एल्डर को रोकने के लिए सभी लोग तैयार तो होते हैं, अटैक भी करते हैं, बट एक एक करके सभी हार जाते हैं। एल्डर्स ने अपनी पावर लगाई जिससे कि जो सीनियर था उसको थोड़ा बहुत डैमेज होता है, उसके पोकेमॉन भी थोड़े घायल होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सबको हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि जब ऐश रायुगा मेलियोडस ये देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। एंड हम देखते हैं कि रायुगा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है स्कूल के अंदर, यानी कि वो टीचर्स को भी बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है। वेल टीचर्स यहाँ पे थोड़े बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन तभी उनको पीछे से बैकअप देने के लिए ऐश, मेलियोडस और रायुगा आते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे एक लड़की और आती है। तभी हम देखते हैं कि अब सब लोग फाइट करते हैं, डिफेंड करते हैं अपने स्कूल को और एट द एंड ऑफ द डे अपनी पावर से उस सीनियर को हरा देते हैं। और सीनियर ये देखकर काफी खुश होते हैं। सीनियर बोलते हैं मैं यहाँ पे आया था ये चेक करने के लिए कि क्या ये स्कूल सच में डिजर्व करता है इस सेक्ट के अंदर। अगर ये नहीं करता तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं तो ये डिजर्विंग है एंड इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा चेक करने के लिए कि क्या तुम सच में इसको बेयर कर पाते हो। एट द एंड ऑफ द डे तुम इमॉर्टल बनने वाले हो। अब हम देखते हैं कि जिसके बाद जैसे ही वो वहां से चला जाता है सभी टीचर्स ऐश, मेलियोडस, रायुगा और उस लड़की को सभी को काफी ज्यादा रिकॉग्निशन देते हैं, सबको एक्नॉलेज करते हैं कि वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे 3 टीम्स हैं स्कूल के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं स्पिरिट एंजल्स, जिसके बाद आते हैं सोल मास्टर्स और जिसके बाद आते हैं डेथ रीपर्स। डेथ रीपर्स का लीडर है रायुगा, जिसके बाद सोल मास्टर्स का लीडर है मेलियोडस और जो स्पिरिट एंजल्स है उसकी लीडर है वो फीमेल स्टूडेंट। फिर हम देखते हैं कि अब इन तीनों के बीच में एक टूर्नामेंट रेडी किया जाता है, यानी कि हर साल यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है जहाँ पे तीनों ही टीम एक दूसरे से फाइट करते हैं और ऐसा ही इस बार होने वाला होता है।
टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। एक एक करके सभी स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि फाइनल राउंड के अंदर यहाँ पे ऐश वर्सेस रायुगा की फाइट होती है और यहाँ पे मेलियोडस वर्सेस उस लड़की के अंदर फाइट होती है जो कि स्पिरिट एंजल्स की थी और वो काफी ज्यादा पॉपुलर थी, मेलियोडस से भी ज्यादा। और हम देखते हैं कि अब ऐश वर्सेस रायुगा की फाइट होती है जहाँ पे ऐश निकालता है अपने पिकाचू को और रायुगा निकालता है अपने एल्ड्रेगो को। दोनों अटैक करते हैं एक साथ। पिकाचू यूज करता है अपने आयरन टेल का तो रायुगा का एल्ड्रेगो यूज करता है ड्रैगन टेल का। दोनों के अटैक टकराते हैं, काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके बाद ऐश बोलता है पिकाचू यूज करो इलेक्ट्रो वेब। पिकाचू इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करता है, रायुगा के एल्ड्रेगो को उसके अंदर फंसा देता है लेकिन एल्ड्रेगो अपने हाइपर बीम का इस्तेमाल करके बाहर निकलता है और जिसके बाद वो एक ड्रैगन असेंड का इस्तेमाल करता है। जैसे ही अटैक ऐश के पिकाचू को लगता है पिकाचू काफी घायल हो जाता है लेकिन पिकाचू फिर तैयार होता है अटैक करने के लिए और फिर ऐश बोलता है पिकाचू यूज करो अपने अटैक का पूरी ताकत लगाकर। और हम देखते हैं कि पिकाचू अपनी इलेक्ट्रिसिटी को एक साथ चार्ज करता है और थंडर अटैक का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का और पावरफुल होता है। एल्ड्रेगो उसको रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, वो डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करता है लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं होता और ऐश के पिकाचू का थंडर रायुगा के एल्ड्रेगो को जाकर लगता है जिससे कि एल्ड्रेगो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। लेकिन जिसके बाद एल्ड्रेगो दोबारा खड़ा होता है और इस बार ये बैटल एंड करने का टाइम आ जाता है। ऐश बोलता है पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं पूरी ताकत लगाकर और हम देखते हैं ऐश तैयार हो जाता है जी मूव का इस्तेमाल करने के लिए और यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे एल्ड्रेगो था वो इस्तेमाल करता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का। स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि उसका बहुत ही पावरफुल अटैक जिसका नाम तक रिवील नहीं करता रायुगा। और हम देखते हैं रायुगा का वो पोकेमॉन एल्ड्रेगो सीधा अटैक कर देता है पिकाचू के ऊपर और पिकाचू यूज कर देता है 10 मिलियन बोल्ट थंडर बोल्ट। दोनों के अटैक टकराते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि ये मैच ड्रॉ हो जाती है यानी कि दोनों ही ट्रेनर इस बैटल के अंदर हार जाते हैं। वेल इन अ टाइप ऑफ वे क्योंकि ये बैटल ड्रॉ हो जाती है तो दोनों में से कोई भी विनर नहीं बनता यानी कि बैटल अभी भी जारी होगी। आगे वो लोग बैटल करेंगे। अभी के लिए टूर्नामेंट के अंदर ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद मेलियोडस वर्सेस वो लड़की के अंदर भी फाइट जारी होती है और हम देखते हैं मेलियोडस ये बैटल हार जाता है और वो लड़की फाइनल के अंदर जीत जाती है एंड इसी वजह से वो जो लड़की होती है वो बन जाती है लीडर ऑफ 3 टीम्स, तीनों ही टीम की जिसका नाम होता है सोल ड्रिफ्ट ट्रायो। उसका अब वो लीडर बन चुकी थी यानी कि अब वो इंचार्ज है इन तीनों ही टीम को एक साथ चलाने के लिए जो कि बड़ी शॉकिंग बात है। यहाँ पे फाइट हुई रायुगा वर्सेस ऐश की बट वो ड्रॉ हो गई पर मेलियोडस से वो लड़की जीत गई, इस वजह से वो लीडर बन चुकी है। दैट्स वेरी अनफेयर बट ऐसा तो होना ही था। जिसके बाद अब वो जब वो लीडर बन जाती है जिसके बाद कहानी में ट्विस्ट आने शुरू होते हैं क्योंकि अब वो लड़की मिलकर ऐश और रायुगा की खबर लेने वाली है। इसके बाद सोल टेम्पल के अंदर ऐश आगे बढ़ता है और अब इस सेक्ट के अंदर ऐश की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जहाँ पे सबसे पहले ऐश डिफीट करता है मेलियोडस को और उसको डिफीट करने के बाद ऐश का लेवल बढ़ जाता है। ऐश फाउंडेशन लेवल से सीधा कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज पे पहुंच जाता है यानी कि बहुत करीब है नेसेंट सोल के और जिसके बाद हमारी मुलाकात होती है रायुगा से, एक ऐसा बहुत ही पावरफुल ट्रेनर जिसकी ताकत अनोखी है जिसे मेलियोडस तक डिफीट नहीं कर पाया। दोनों में बैटल ड्रॉ ही होती है जिसके बाद ऐश फाइट करता है रायुगा से और उसकी मैच भी ड्रॉ ही हो जाती है। ये देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं लेकिन तभी हमारे सामने आती है मारिया, एक ऐसी लड़की जिसने कि मेलियोडस को एक फाइट में बहुत ही आसानी से हरा दिया होता है और उस टूर्नामेंट की विनर बनने के बाद वो डिसाइड करती है इनका फ्यूचर। अब हमारे सामने आता है द 4 फाइटर्स जिनका एक ट्रायो बन चुका है क्योंकि हमारे ईस्ट सोल टेम्पल के अंदर जिसमें हमारे ऐश और बाकी सभी इस समय हैं वो जगह पर यहाँ पे 3 ट्रायो बनाए जाते हैं, 3 टीम और तीनों के नाम डिफरेंट है जिनका कॉम्बिनेशन करने के बाद हमें एक ट्रायो का नाम मिलता है जिसे हम कहते हैं सोल ड्रिप ट्रायो। जिसके बाद मारिया जो होती है वो लीडर बन जाती है तीनों ही ग्रुप्स की यानी कि अब वो अकेली लीडर है जो तीनों को संभालेगी यानी कि ऐश मेलियोडस की टीम को और रायुगा की टीम को और मारिया खुद एक टीम से आती है। अब इस सेक्ट के अंदर ऐश का टाइम धीरे धीरे बीतता है। ऐश ट्रेनिंग करता है, वांगलिंग से बहुत सारी चीजें सीखता है अपनी फ्यूचर गोल्स के लिए एंड फिर हमारे सामने आता है ओरायन, एक गॉड ईस्ट क्लैन का मास्टर, इमॉर्टल मास्टर जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसकी पावर का लेवल अब तक कोई भी कंपेयर नहीं कर पाया है। अभी इस क्लैन का ओरायन जो कि लीडर है वो सभी स्टूडेंट को एक मिशन देता है। इस मिशन के अंदर तुम्हें कैप्चर करके लाना है एक बीस्ट पोकेमॉन को जो कि हेवनली कोलिसियम के अंदर आता है फ्रॉम ए मास्टर ऑल सीयर, एक गॉड जो कि हेवनली मास्टर सेट का गॉड है। अब अगर मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे एक ईस्ट क्लैन है जिसका लीडर है ओरायन यानी कि उसका मास्टर, लेकिन
ईस्ट क्लैन में आता है हेवनली मार्शल सेक्ट के अंदर। हेवनली मार्शल सेक्ट जो है वो सारे क्लैंस को संभालता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एक क्लैन को। एंड इस वजह से ऑल सीयर वहाँ का गॉड है, वो मास्टर है जो हर एक चीज देखता है, हर एक चीज संभालता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट का मिशन अब ये होने वाला है कि वो ऑल सीयर की नजरों से बचते हुए जाकर कैप्चर करके लाए उस बीस्ट पोकेमॉन को जिसका नाम है ओरोबोरस, एक हेवनली पोकेमॉन जिसकी ताकत बहुत ही ज्यादा अनोखी है। और इस काम को करने के बाद जो भी इस पोकेमॉन को कैप्चर करेगा ओरोबोरस को, उसे मिलेगा एक बहुत ही कमाल का अवार्ड जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट कल्टीवेशन पर्ल, जिसके इस्तेमाल से जो कोई भी कितने भी लेवल पे हो, जितना भी नीचे हो, चाहे वो फाउंडेशन पे हो चाहे कोर फॉर्मेशन पे, वो तुरंत नेसेंट सोल के लेट स्टेज पे पहुंच जाएगा उस पर्ल का इस्तेमाल करके। और वो पर्ल हासिल करना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज सबसे पहले तुम्हें ओरोबोरस को कैप्चर करके लाना पड़ेगा जो कि खुद एक हेवनली पोकेमॉन है, उसकी ताकत अनइमेजिनेबल है। लेकिन जिसके बाद ऐश और बाकी सभी स्टूडेंट तैयार होते हैं और सब निकल जाते हैं मिशन के लिए। अब हमें पता चलता है कि हमारे स्कूल के अंदर ईस्ट क्लैन के अंदर टोटल ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं जो कि सारे एम्बार्क कर जाते हैं इस चैलेंज के लिए। एंड कोई भी हार नहीं मानता बट एक बंदा जो कि पीछे हो जाता है, वो बोलता है कि मैं इस मिशन में नहीं जाने वाला, मुझे नहीं चाहिए नेसेंट सोल का फॉर्मेशन के लिए, मैं खुद नेसेंट सोल से ऊपर हूँ। एंड या ही इज नन अदर देन रायुगा। रायुगा को नेसेंट सोल से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ही इज ऑलरेडी ऑन नेसेंट सोल से ऊपर, वो लेट स्टेज पे पहले से बैठा है, उसके ऊपर जाने की उसको जरूरत ही नहीं है। देन ऐश, मेलियोडस, मारिया सारे के सारे जॉइन फोर्स करते हैं। अब ये तीनों के तीनों एक साथ एक टीम बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमें यह भी पता चलता है कि इस चैलेंज के अंदर काफी सारे ट्रैप्स होते हैं, वाइल्ड बीस्ट पोकेमॉन्स होते हैं, मैजिक सर्कल्स होते हैं और बहुत ही हार्ड सफर होता है। धीरे धीरे लोग सफर करना स्टार्ट करते हैं और लेकिन तभी अचानक से हमारे तीनों के तीनों टीममेट्स गिर जाते हैं एक ट्रैप के अंदर। वो ट्रैप बहुत ही खतरनाक होता है। ट्रैप ऐसा होता है कि जहाँ पे तीनों के तीनों फंस जाते हैं एक बहुत ही ज्यादा गहरे खाई के अंदर। वो खाई टाइप ऑफ डंजन होती है, उस डंजन के अंदर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उस डंजन के अंदर सबसे पहले तो एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके के अंदर तुम गिर गए, उसके बाहर जैसे जैसे तुम आने की कोशिश करोगे वो धीरे धीरे सख्त होने लगता है, टाइट होने लगता है पत्थर की तरह। तो अगर तुम जितना ज्यादा हिलोगे वो उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और तुम बाहर नहीं आ पाओगे। यहीं पे दिमाग लगाती है मारिया। मारिया बोलती है देखो बिल्कुल भी हिलना मत, क्योंकि अगर तुम जितना ज्यादा हिलोगे उतना ज्यादा तुम फंसोगे, अगर जितना कम हिलोगे उतना ज्यादा हेल्प होगी तुम्हारी। और जिसके बाद हमें देखने मिलता है कि मारिया बिल्कुल काम हो जाती है, शांत हो जाती है और अचानक से वो नीचे गिर जाती है उस लिक्विड से। और फिर ऐश और मेलियोडस दोनों शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। फिर दोनों खुद काम होते हैं और दोनों नीचे गिरते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि लिक्विडेशन खुद ही तुम्हें नीचे फेंक देता है। वो नीचे नहीं फेंकता, वहां से जाने का रास्ता होता है, वहां पर वो तुम्हें छोड़ देता है। इट वॉज अ गुड चॉइस, क्योंकि मारिया को सब पता है और मारिया बहुत ही ज्यादा पढ़ती है और काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, तो ये टीम में काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब इस मिशन के अंदर सारे के सारे ट्रैप्स और वाइल्ड बीस्ट पोकेमॉन से भिड़ने के बाद, सभी मैजिक सर्कल्स को कवर करने के बाद सिर्फ 10 ही स्टूडेंट सरवाइव कर पाए हैं। बाकी 89 स्टूडेंट्स सभी के सभी हार चुके हैं, तो सब अपने सेक्टर में वापस चले जाते हैं। 89 इसलिए क्योंकि रायुगा 90 पे आता है, भूल जा रहे हो क्या? ऐश, मेलियोडस और मारिया ये तीनों पहुंच जाते हैं एंट्रेंस के पास, जिसके बाद वहां से उनको अंदर घुसना था और मिलना था द ओरोबोरस पोकेमॉन से, जिसको वो लोग कैप्चर करने वाले हैं फाइट कर। पर तभी वहां पे कोई अमीरजादे आ जाते हैं। ये अमीरजादे और कोई नहीं होते, ये ओरायन का बेटा होता है। वहां पे आता है ओरायन का बेटा जो कि अपने चेले चपोटों के साथ आता है एंड उनके साथ अब बुली करना स्टार्ट करता है ऐश की टीम को। बट यू नो व्हाट, दे आर सुपर स्ट्रॉन्ग। हम देखते हैं कि दोनों में फाइट तगड़ी होती है। ऐश भी काफी ताकतवर है, तो यहाँ पे ओरायन का बेटा भी। ओरायन का बेटा जो कि जूनियर ओरायन हम इसे कहेंगे, बहुत ताकतवर होता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है ठीक है चलो इससे दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। फिर ऐश पिकाचू की पावर से एक ही बार में ओरायन के बेटे को डिफीट कर देता है। ही वाज स्टिल स्ट्रॉन्ग बट ऐश के सामने थोड़ी टिकेगा। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ओरोबोरस अचानक से बाहर आ जाता है और वहीं पे ओरायन का बेटा बेहोश पड़ा होता है। ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। ऐश ने ओरायन के बेटे को डिफीट कर दिया और अगर वहां पे जाकर ऐश ने हेल्प नहीं की तो ओरायन का बेटा ओरोबोरस के चक्कर में आकर मर सकता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है पिकाचू अभी यूज करो आयरन टेल। पिकाचू तुरंत ही तेज से जाकर ओरोबोरस के ऊपर एक आयरन टेल मारता है, लेकिन ओरोबोरस को उससे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। तभी मारिया बोलती ऐश मैं संभालती हूँ ओरोबोरस को, तुम जाकर जल्दी से ओरायन के बेटे को संभालो। और हम देखते हैं ऐश तुरंत भागकर वहां पर जाता है, ओरायन के बेटे को नीचे लाता है, जूनियर ओरायन को वापस भेजने की कोशिश करता है।
लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने खुद ही अपना टेलीपोर्टेशन का मार्क मिटा लिया होता है। अब मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊं तो इन सभी की बॉडी पर एक मार्क किया जाता है आने से पहले, जिसकी हेल्प से वो लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं, टाइप ऑफ अ मैजिक सर्कल, जो कि खुद ही उसने मिटा दिया। क्यों मिटाया? ताकि वो वापस जा ना सके और अपने बाप को, अपने डैड को प्रूव कर सके कि वो कितना ज्यादा लायक है। एंड जिसके बाद ऐश बोलता है अरे यार ये लड़का पागल, हम ही भी मर पाएगा, खुद भी मरेगा। लेकिन जिसके बाद ऐश बोलता है कोई बात नहीं, ऐसे मैं अपने साथ रखूंगा। फिर ऐश एक रोप निकालता है अपने बैग से और जूनियर ओरायन को अपनी पीठ पर बांध लेता है। और फिर ऐश मेलियोडस और मारिया की तरफ मुड़ता है और उसे पता चलता है कि मारिया को ओरोबोरस उठा कर ले गया और मेलियोडस वहां पर नीचे गिरा हुआ है। जिसके बाद ऐश मेलियोडस की जान बचाता है और फिर मेलियोडस को बोलता है मेलियोडस मारिया के साथ क्या हुआ। मेलियोडस एक्सप्लेन करता है कि ओरोबोरस से लड़ते टाइम मारिया अचानक से वीक पड़ने लगी, क्योंकि ओरोबोरस के पास एक ऐसी पावर है कि जिससे तुम्हारे ओपोनेंट की पोकेमॉन के साथ तुम्हारे ट्रेनर की भी एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसमाइग्रेट कर देता है, जिससे कि तुम्हारी एनर्जी वो अपने अंदर तो ले ही लेगा, उसी के साथ साथ तुम कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारा पोकेमॉन भी और तुम भी। और इस वजह से वो मारिया को उठाकर अपने साथ ले गया। वेल उसकी केव का रास्ता सामने होता है तो ऐश बोलता है मेलियोडस किसका इंतजार है, चलो मारिया को बचाने चलते हैं। और फिर मारिया को बचाने के लिए ऐश, ओरायन का बेटा जूनियर ओरायन जो कि अब ऐश की पीठ पर है, और साथ में मेलियोडस, तीनों निकल पड़ते हैं मारिया को बचाने के लिए। और फिर वो लोग एंटर करते हैं केव के अंदर, जिस केव से रास्ता जाता है ओरोबोरस के वर्ल्ड का। हर हीरोज ओरोबोरस के वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। वहां पे हमें देखने मिलते हैं कई सारे ओरोबोरस जैसे ही पोकेमॉन, लेकिन वो सभी छोटे होते हैं, क्योंकि ओरोबोरस उनका लीडर था, द लीडर पोकेमॉन, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल। और फिर हमारी नजर पड़ती ओरोबोरस के ऊपर, जिसने कि मारिया को पकड़ रखा होता है। मारिया उसके पंजों के नीचे होती है। ऐश की नजर जैसी ओरोबोरस और मारिया पर पड़ती है, ऐश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ऐश बोलता है मेलियोडस इस ओरायन के बच्चे को संभालो और मैं देखता हूं अब उसको। फिर हम देखते हैं ओरोबोरस वर्सेस ऐश के पिकाचू के अंदर फाइट। ऐश बोलता है पिकाचू यूज करो थंडरबोल्ट। पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, पर ओरोबोरस एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है धरती पर, जिससे कि धरती ही फट जाती है और पिकाचू गिरने लगता है। ऐश पिकाचू को बचाता है और बोलता है पिकाचू कोई बात नहीं, अभी यूज करो इलेक्ट्रोवेब। फिर पिकाचू इलेक्ट्रोवेब यूज करता है, जिससे कि वो जो धरती फटी थी वहीं पे सारे अपने इलेक्ट्रोवेब बिछा देता है और फिर उन्हीं पे से जंप करते हुए ओरोबोरस के ऊपर पहुंचता है। और फिर ऐश बोलता है पिकाचू आयरन टेल। पिकाचू आयरन टेल लगातार एक के बाद एक अटैक करने लगता है। ओरोबोरस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो पिकाचू के सामने टिक पाए। पिकाचू के आयरन टेल की वजह से ओरोबोरस के ऊपर जो शील्ड थी, कवच था, जिस वजह से उसका डिफेंस इतना इंटेंस था, वो टूटने लगता है। और तभी ऐश बोलता है पिकाचू यूज करो फिर से एक और बार, अभी थंडरबोल्ट। फिर पिकाचू दोबारा से थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी पिकाचू को ओरोबोरस हवा में पकड़ता है और जमीन पे पटक देता है। तभी हम देखते हैं कि मारिया जाग जाती है और मारिया पीछे से बोलती है ऐश अगर ओरोबोरस को हराना है तो हमें इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल सिंगल अटैक करना होगा, जिस अटैक से इसका डिफेंस टूटेगा और तुरंत ये हार जाएगा। अब जैसे ही मारिया की बात ऐश को समझ में आती है, ऐश बोलता है अच्छा अगर हमें सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक चाहिए तो मेरे पास कुछ है। और तभी ऐश बोलता है पिकाचू क्या तुम तैयार हो अपने न्यू मूव का इस्तेमाल करने के लिए, अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए। मेलियोडस बोलता है क्या ट्रम्प कार्ड? ऐश तुमने पिकाचू को नया अटैक सिखा दिया? ऐश बोलता है बिल्कुल, हमने इसे कुछ दिनों पहले ही सीखा था। मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया अभी तक, क्योंकि ये इतना ज्यादा ताकतवर था। फिर ऐश बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ, अपनी सारी ताकतों को एक जगह इकट्ठा करो और अभी यूज करते हैं हेवनली टेरा बोल्ट। और हम देखते हैं पिकाचू यूज करता है हेवनली टेरा बोल्ट अटैक का, जिसके बाद पिकाचू के आसपास बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है और पिकाचू एक वॉल टैकल के फॉर्म में आता है और बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च करता है सीधा ओरोबोरस के ऊपर। ओरोबोरस उसको रोकने के लिए अपना अटैक लॉन्च करता है, एक बहुत ही पावरफुल डार्क बॉल, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। पिकाचू डार्क बॉल को डिस्ट्रॉय करता है और ओरोबोरस की तरफ बढ़ता है और ओरोबोरस को वो अटैक लगता है, उसकी शील्ड टूटती है और ओरोबोरस वहीं पे डिफीट होकर नीचे गिर जाता है। वेल देन ऐश बिकम द विनर। ओरोबोरस हारता है और मेलियोडस बोलता है ऐश अभी पोकेबॉल का इस्तेमाल करो। और फिर ऐश पोकेबॉल का इस्तेमाल करता है
उस पोकीबॉल का जो कि ओरायन ने ऐश को दिया होता है। मतलब हर एक किसी के पास एक पोकीबॉल होता है जिससे कि वो लोग ओरोबोरस को पकड़ सकें, लेकिन ऐश की टीम जीतती है और फिर ऐश ओरोबोरस को पकड़ता है पोकीबॉल से और फिर हमारे हीरोज वहां से टेलीपोर्ट होकर क्लैन में वापस पहुंचते हैं। ओरायन उनका इंतजार कर रहा होता है और जिसके बाद ओरायन अपने बेटे को देखता है और उनकी टीम को देखता है, जिसके बाद ऐश ओरायन के सामने जाता है और ओरायन बोलता है, बहुत कमाल किया तुमने ऐश, तुम्हारे दोस्तों का टीम वर्क और तुम्हारी ताकत देखकर मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। तो ये लो तुम्हारा अवार्ड, अल्टीमेट कल्टीवेशन पर्ल, बस के इस्तेमाल से तुम नेसेंट सोल के सीधा लेट स्टेज पर पहुंच सकते हो। ऐश बोलता है, आपका शुक्रिया, लेकिन ये मैं किसी और को देना चाहता हूँ। एंड जिसके बाद सभी लोग शॉक होते हैं एंड फिर ऐश बोलता है, मारिया ये तुम्हारे लिए। मारिया बोलती है, मेरे लिए? मैंने क्या किया? इसके बाद ऐश बोलता है, मारिया अगर तुमने मुझे बताया नहीं होता कि इसके ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग अटैक करना है और अगर तुम पहले सामने नहीं गई होती तो शायद हम में से कोई भी नहीं बचता, क्योंकि ओरोबोरस की ताकत और वीकनेसेस तुम्हें ही पता थी, तो ये तुम डिजर्व करती हो। एंड जिसके बाद ऐश अपनी कल्टीवेशन पर्ल मारिया को दे देता है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद मारिया पहुंच जाती है नेसेंट सोल के लेट स्टेज के ऊपर। फिर हमारा इंट्रोडक्शन होता है ओरायन के बेटे जूनियर ओरायन से, जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है एरॉन। वेल सर एरॉन की याद आ गई ना, बट एरॉन के बारे में हमें पता चलता है कि वो काफी ज्यादा वीक है बट बहुत ही ज्यादा शरारती है। और फिर मेलियोडस बोलता है, ऐश ये क्या किया तुमने अपनी कल्टीवेशन पर्ल ही दे दी मारिया को, अब तुम कैसे कल्टीवेट करोगे? ऐश बोलता है, उसकी फिक्र मत करो, वो सब तो कोई संभाल लेगा। मेलियोडस बोलता है, कौन संभाल लेगा? ऐश बोलता है, अरे कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं दोनों अलग अलग होकर अपनी कल्टीवेशन के लिए चले जाते हैं और फिर ऐश को कोई बुलाता है और बोलता है, तो बच्चे तुमने कमाल कर दिया, मेरे दिए गए अटैक का तुमने इतना कमाल का यूज किया, मैंने सोचा नहीं था। मैंने वो अटैक तो तुम्हें ऐसे ही दे दिया था ताकि तुम पिकाचू की पावर बढ़ा सको, और तुमने तो उसे एक मूव सेट बना दिया। वेल यू आर सम काइंड ऑफ अमेजिंग स्मार्ट एस, बट कोई बात नहीं ऐश, आगे भी मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, बस तुम मेरी हेल्प करो एक बॉडी ढूंढने में। वेल ऐश बोलता है, क्यों नहीं मास्टर वांगलिंग, लेकिन अभी के लिए हमें फोकस करना होगा ओरोबोरस के ऊपर, क्योंकि मारिया को मैंने कल्टीवेशन पर्ल तो दे दी पर ओरोबोरस नहीं दिया, क्योंकि अब ये मेरा पोकेमॉन बनेगा, मेरा साथी इस सफर में टू डिफीट द डीमन लॉर्ड। जिसके बाद हमारी मुलाकात होती है ओरोबोरस से। ऐश ओरोबोरस को बाहर निकालता है और बोलता है, ओरोबोरस आज से तुम मेरे दोस्त हो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? जिसके बाद ओरोबोरस हाँ करता है और फिर ऐश की एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होती है जो कि तुमने ना कभी सुनी होगी, ना कभी देखी होगी और ना कभी तुम इमेजिन कर पाओगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ इमॉर्टल ऐश केचम। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो यानी कि ऐश वर्सेस एलियन वर्स की वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द आएगी। सिर्फ ये 2 या 3 दिन का टाइम दो मुझे, मैं जल्द से लेकर आऊंगा। एंड या तुम्हारा काम है मुझे कमेंट में आइडियाज दो, स्टोरीज दो एंड राइज लिख दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो, जो कर सकते हो सब कुछ कर दो। एंड हो सके तो गाइस कुछ लोग जिनके पास मेंबरशिप लेने का जरिया है, डू चेक इट आउट मेंबरशिप, क्योंकि मेंबर्स ओनली के लिए भी मैं काफी ऑसम कंटेंट लेकर आने वाला हूं। तो यार मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।